हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारा लेसन है। मतलब ये लेसन तो दोस्तों 10th, लेकिन गलती से ये 9th लिखा हुआ है। तो और हमारे जो लेसन का नाम क्या है, जीवों में श्वसन। मतलब कि जो जीव जंतु हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, उसके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोशिकीय श्वसन क्या होता है। पहली हमारी डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी की, उसके अंदर क्या है, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये कैसे होता है दोस्तों, जैसे देखिए, जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। कोशिका के अंदर पहुंचने पर वह ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन का विखंडन करती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब क्या करती है, जो कोशिका वो भोजन का विखंडन करती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और सभी सजीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो कोशिकीय श्वसन क्या होता है, जब हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। कोशिका में पहुंचने पर ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन का विखंडन करती है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और सभी जीवों में कोशिकाओं के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। आगे देखिए, कोशिकाओं के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, जब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, मान लो हमने O2 ली, ऑक्सीजन ले ली, और ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करेगी, ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है या भोजन है जो हमारा कोशिका के अंदर, उससे मिलकर क्या बना देगी, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और एक क्या बनाया था हमने, अभी अभी हमने बनाया एक ऊर्जा, जो हमारे शरीर को कार्य करने में मदद करती है। क्या बना देती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से निकलती है, जब हम श्वसन करते हैं तो जो भोजन का विखंडन होता है तो वो किस किस के अंदर टूटता है, जल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ऊर्जा के अंदर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमारे श्वसन के दौरान बाहर निकलती है। तो देखिए दोस्तों, अब वायवीय श्वसन क्या होगा, जो श्वसन वायु की उपस्थिति में होगा। मतलब कि ये जो हमारा भोजन है या जो ग्लूकोज है, इसका जो विखंडन है, मतलब कि जो इसका जो टूटना है जिससे ऊर्जा में प्राप्त होती है, अगर वो वायु की उपस्थिति के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन। वायु की नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होगा, O2 की उपस्थिति के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन। मतलब जो ये हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन। सिंपल ही बात है दोस्तों, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होगी तो वायवीय, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी उस प्रक्रम के दौरान तो क्या कहलाएगा, अवायवीय। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी जो रिएक्शन है वो बनाई गई है। ग्लूकोज था, ग्लूकोज की रिएक्शन, जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को मिलती है तो किस किस के अंदर टूट जाता है, ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के अंदर टूट जाता है। जैसे कि हमने बताया, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा जो भोजन है या ग्लूकोज है वो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और जल और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो जल है, अगर ये जितना शरीर को यूज करना उतना शरीर के अंदर यूज हो जाता है और बाकी जो हमारे मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। और ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने के अंदर मदद करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो देखिए दोस्तों, ये पूछ सकता है कि जब वायवीय श्वसन होता है तो कौन से पदार्थ बनते हैं और क्या क्या निर्मुक्त होता है। तो देखिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल प्लस ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यीस्ट, ये वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मतलब ये जीव ऐसे जीव हैं जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, बिना हवा या बिना ऑक्सीजन के ये जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, अवायवीय जीव। मतलब इन्हें वायु की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जीवित रह सकते हैं। ईस्ट एक कोश की जीव, मतलब ईस्ट कैसा जीव है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है, तो एक कोश की जीव है। इस जो अवायवीय श्वसन है ईस्ट का, इसके अंदर क्या बनता है, अल्कोहल निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, अल्कोहल
जो हमारा जो शराब बनती है वो किसके, शराब या जो बियर बनती है वो किसके द्वारा इसका जो उपयोग है ईस्ट का इनके लिए किया जाता है। तो देखिए एक बार क्या है, वायु की उपस्थिति में जीवित रह सकता है, मतलब कि ये वायु की अनुपस्थिति, जहाँ वायु न हो वहाँ भी जीवित रह सकता है। इसके अंदर ये कैसा जीव है, एक कोशिकीय, इस ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे, मतलब जो जीव ईस्ट कैसा जीव है, ये एक ऐसा जीव है जो वायु की अनुपस्थिति के अंदर रह सकता है। और ऐसे जीव जो वायु की अनुपस्थिति के अंदर रहेंगे वो कौन से जीव होंगे, अवायवीय जीव होंगे। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, मतलब ये पूछ ले कि ईस्ट में श्वसन कैसा होता है, अवायवीय और एक कोशिकीय जीव है, वायु की अनुपस्थिति के में ये जीवित रह सकता है। और किसका इस प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, अल्कोहल उत्पन्न होता है। ईस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शराब और बियर बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये जो रिएक्शन इसकी करके दिखाई हुई ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन करवाएंगे, जब वो जहाँ वायु उपस्थित नहीं होगी उस वातावरण के अंदर इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा, एक तो अल्कोहल बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। पेशियों में ऐंठन लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अगर तो देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऐंठन हो जाती है वो किसके कारण होती है, ये प्रश्न जो एग्ज़ाम के अंदर किसी भी परीक्षा में मतलब जो भी ये परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अम्ल के कारण हमारे शरीर की पेशियों के अंदर ऐंठन हो जाती है, लैक्टिक अम्ल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसका जो कारण बताएंगे आपको कि क्यों हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में ऐंठन हो जाती है। तो जैसा आपने ऊपर पढ़ा दोस्तों कि जब हमारे शरीर के अंदर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया के अंदर है, लेकिन जब हम अधिक हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन अधिक आवश्यकता होगी तो जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है वो पूरे शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा पाती। तो इस प्रकार जो हमारी ये जो शरीर की कोशिकाएं हैं इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इन ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर की इन कोशिकाओं के अंदर लैक्टिक अम्ल पैदा हो जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल पैदा होने के कारण इनके अंदर ऐंठन बन जाती है। और अब इसको ठीक कैसे किया जाता है, जैसे कि हम गर्म पानी के अंदर स्नान करते हैं या शरीर की मालिश करते हैं, तो क्या होगा, जब हम गर्म पानी के अंदर स्नान करेंगे या शरीर की जो मालिश करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे शरीर के जो पार्टिकल हैं मतलब कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, और जो रक्त का जो हमारा संचार है, मतलब जो शरीर के अंदर रक्त है वो तेज़ी से बहने लगेगा, और जो ऑक्सीजन है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी, जिस कारण हमारे शरीर की ऐंठन दूर हो जाती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऐंठन क्यों हो जाती है। तो ये किस कारण होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है, और लैक्टिक अम्ल इसका कारण है। लैक्टिक अम्ल पैदा हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण कोशिकाओं के अंदर, इस कारण हमारे शरीर की पेशियों के अंदर ऐंठन हो जाती है। तो देखिए ये है ग्लूकोज पेशी, मतलब कि जब जो भोजन होता है कोशिका के अंदर, तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। श्वसन क्या है दोस्तों, श्वसन प्रक्रिया जिसके अंदर हम वायु को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये क्या कहलाती है, श्वसन। सीधी सी भाषा के अंदर साइंस को मतलब दोस्तों ज़्यादा सोचने का नहीं होता, जिस साइंस के लगभग 90% डेफिनेशंस और प्रयोग हमारे डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन का अर्थ है वायु से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, अंदर खींचना या ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। मतलब वायु से तो ऑक्सीजन O2 अंदर ले जाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अंत श्वसन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अतः श्वसन कहलाता है। अंत श्वसन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, मतलब ऑक्सीजन से जो वायु है उसको शरीर के अंदर ले जाना क्या कहलाता है, अंत श्वसन। उच्च श्वसन क्या कहलाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। मतलब पहले तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु अंदर लेंगे तो अंत श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से जब वायु बाहर निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उच्च श्वसन। अंत श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड से
समृद्ध वायु को बाहर निकालना क्या होगा, उच्च श्वसन। अंत्य श्वसन ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाना। अंत्य का मतलब अंदर और उच्च का मतलब बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी वायु से और ऑक्सीजन से समृद्ध वायु अंदर ले ली। आगे देखिए दोस्तों, श्वसन दर। श्वसन दर क्या होती है, मतलब हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी श्वसन दर। मतलब 1 मिनट के अंदर हमने मान लो 30 बार 40 बार सांस लिया तो वो क्या है, हमारी श्वसन दर है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में उससे 15 से 18 बार सांस लेता है। मतलब ये कई बार डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि एक जो वयस्क व्यक्ति है वो औसत 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। वो 15 से 18 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट भी हो सकती है। मतलब कि सामान्य अवस्था के अंदर तो 15 से 18 होगी, और जब हम अधिक व्यायाम कर लेंगे जैसा कि हमने पढ़ा तो उससे हमें शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ये कितनी हो जाती है, 25 बार प्रति मिनट भी हो जाती है। आगे देखिए दोस्तों, हम सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारे जो नाखून है, मतलब कि जो हमारे नाक होते हैं उनके अंदर नासा द्वार, मतलब ये जो हमारे नाकों के अंदर जो द्वार है उनसे वायु अंदर लेते हैं। तो यह हमारे नाखूनों, जो ये वायु है फिर कहाँ जाती है, हमारे नाखूनों से कहाँ चली जाती है, नासा गुहा के अंदर चली जाती है। ठीक है, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों के अंदर पहुँच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे श्वास की जो प्रक्रिया, हम सांस कैसे लेते हैं, जो हमारे नास के द्वार हैं, नासा के जो द्वार हैं उनके द्वारा जो हमारी जो वायु है वो कहाँ चली जाती है, नासा गुहा के अंदर। नासा गुहा से वायु कहाँ, श्वास नली के अंदर। मतलब पहला स्टेप क्या हुआ, हमने नाक के जो द्वार है उनसे सांस लिया, ठीक है। फिर कहाँ चलेगी, नथुनों के पास से नासा गुहा के अंदर चलेगी। नासा गुहा के बाद थर्ड कहाँ चली गई, श्वास नली के अंदर चलेगी थर्ड। चौथी कहाँ चलेगी, फेफड़ों के अंदर। तब अपना ये क्या होता है पूरा, इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा सांस लेने की प्रक्रिया होगी। पहली क्या होगी, नासा गुहा के द्वारा हमने सांस लिया। दूसरी क्या होगी, नासा द्वार के द्वारा हमने ऑक्सीजन ली, दूसरी नासा गुहा के पास चली जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, श्वास नली के अंदर, सांस नली के अंदर। चौथा क्या होगा, फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या है, इसकी श्वास की प्रक्रिया पूरी। आगे देखिए, फेफड़े वक्ष गुहा से में स्थित होते हैं। मतलब कि फेफड़े क्या होते हैं, जो हमारे छाती के नीचे ये वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। मतलब जो ये हमारी जो छाती है, वक्ष गुहा है, जो ये किससे घिरी हुई होती है, हमारी जो शरीर पसलियाँ हैं उनसे घिरी हुई होती है। बड़ी पेशीय परत को डायाफ्राम कहते हैं। मतलब जो फेफड़ों के ऊपर एक बड़ी परत होती है उसे क्या कहते हैं, पेशीय परत होती है, उसे क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। अंत श्वसन में पसलियाँ, ये देखिए ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि अंत श्वसन में पसलियों की क्या स्थिति होती है और उच्च श्वसन में क्या स्थिति होती है। तो देखिए दोस्तों, अंत श्वसन के अंदर पसलियाँ ऊपर की ओर बाहर गति करती है। मतलब अंत श्वसन जब होगा तो पसलियाँ हमारी क्या करेंगी, बाहर की ओर गति करेंगी। और डायाफ्राम जो है पसलियों के, ये नीचे होता है, ये डायाफ्राम क्या करेगा, ये नीचे की ओर जाएगा, पसलियाँ ऊपर की ओर जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, जो वक्ष गुहा है, जो हमारे ये जो वक्ष गुहा है, इनका जो आयतन है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब कि कोई भी चीज़, मान लो ये फॉर एग्जांपल ये गोलदारा है, इसकी ये वाली जो परत है ये वाली ऊपर जाएगी और ये वाला हिस्सा नीचे आएगा। तो इससे क्या होगा, इसका आयतन बढ़ेगा। मतलब ये मान लो इतना हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, अंत श्वसन के अंदर वक्ष गुहा का क्या होता है, आयतन बढ़ जाता। पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं, क्या, पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो इससे क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा अंत श्वसन के अंदर। उच्च श्वसन क्या होता है, इसके अंदर पसलियाँ तो नीचे की ओर गति करेंगी और डायाफ्राम इसका अपनी पूर्व स्थिति की ओर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। पहले क्या था, अंत श्वसन के अंदर पसलियाँ तो ऊपर की ओर गति कर रही थी, बाहर की ओर, और जो डायाफ्राम था वो नीचे की ओर गति कर रहा था। अब क्या हो गया, उच्च श्वसन के अंदर पसलियाँ तो अंदर की ओर गति कर रही हैं और जो डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो अब देखो, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो होगी हमारी जैसे पसलियाँ, ये हो गया हमारा डायाफ्राम, ऐसे नीचे होता है डायाफ्राम हमारा। तो ये जो पसलियाँ हैं ये अब क्या करेंगी, अंदर की ओर गति करेंगी, अंदर की ओर। उच्च श्वसन के अंदर क्या करेंगी, अंदर की ओर गति करेंगी। जब ये पसलियाँ अंदर की ओर गति करेंगी तो क्या होगा,
ये मान लो पहले यहाँ थी तो अब यहाँ तक आ जाएंगी, यहाँ तक आ जाएंगी, इनका आयतन कम हो गया। और ये जो था ये पहले नीचे की तरफ गति कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, ये अब ऊपर की तरफ गति करेगा, तो इससे क्या होगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। मतलब कि अंतः शोषण के अंदर क्या था, जो पसलियाँ थी वो बाहर की तरफ गति कर रही थी ऐसे, और ये डायफ्राम नीचे की तरफ गति कर रहा था, इससे आयतन ज़्यादा हो रहा था अंतः शोषण के अंदर। और उच्छ्वास शोषण क्या होगा, ये पसलियाँ तो अंदर की तरफ गति कर रही हैं और जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो इससे आयतन कम हो गया। फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है धूम्र, मतलब कि जो धूम्रपान है वो फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है और कैंसर से संबंधित है। ये बताना चाह रहा है कि जो धूम्रपान हम करते हैं वो उससे फेफड़े, हमारे जो फेफड़े हैं उनको हानि होती है और इससे कैंसर संबंधित रोग भी हो जाते हैं। अंत शोषित और उच्च शोषित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, मतलब ये पर्सन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अंत शोषित और उच्च शोषित वायु में ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है। तो ये देखिए दोस्तों, अंत शोषित, वैसे तो देखिए जो हमारे ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.04% होती है। लेकिन जो उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 16.4%, और कार्बन डाइऑक्साइड की उच्छ्वच में कितनी होगी, 4.4%। उच्छ्वच मतलब जो हमने छोड़ दी, उच्छ्वच वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 16.4%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी, 4.4%। अब देखिए जंतुओं में श्वसन, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। मतलब ये जो हाथी, बकरी, जो मेंढक, छिपकली, इनके अंदर हमारी जो ये जो छाती है इसकी तरह के अंदर मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। आगे देखिए, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में 20 प्रकार के छिद्र होते हैं। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि जो कॉकरोच है उसके जो बाहरी शरीर है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और अन्य जो जीव हैं उनके शरीर के ऊपर 20 प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। मतलब ये क्या बता रहे हैं, मान लीजिए कॉकरोच है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे छिद्र होंगे। ये जो छिद्र हैं ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर भी होते हैं, अन्य कीटों के शरीर के अंदर भी होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, श्वास रंध्र। ये इनकी वजह से क्या ले रहे हैं, श्वास मतलब सांस ले रहे हैं। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल कहते हैं। मतलब कि इनके जो ये कीट हैं इनके अंदर वायु गैस विनिमय के लिए नलियों का भी जाल बिछा होता है, उसे क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल। ये जो नली है इनके अंदर, इनको क्या बोलेंगे, श्वास प्रणाल। जो श्वासनाल अथवा ग्रासनाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। मतलब ये है कि जो श्वासनाल और ग्रासनाल है वो मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाते, वो किसके अंदर पाए जाते हैं, कीटों के अंदर। हमारे अंदर क्या पाई जाती है, श्वास नली। केचुए अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष में ही प्रतीत होती है। मतलब जो केचुए हैं वो कैसे शोषण करते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, केचुआ शोषण कैसे करता है, फेफड़ों से करता है, त्वचा से करता है, कैसे करता है। तो अपना आंसर क्या होगा, त्वचा से केचुए शोषण करते हैं। और इनकी त्वचा कैसी होती है, आर्द्र और श्लेष में ही होती है। मेंढक मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि ये अपनी त्वचा से भी शोषण कर सकते हैं। मेंढक ऐसा जीव है जो फेफड़ों से भी सांस ले सकता है और त्वचा से भी सांस ले सकता है। आगे देखिए, जल में शोषण, मतलब जो जल के जीव हैं, जल के अंदर रहने वाले जीव, वे शोषण कैसे करते हैं इसके बारे में। मछलियों में कलोम या गिल होते हैं। हमने जो 6th क्लास के अंदर पढ़ा था कि मछलियों के अंदर जो कलोम होते हैं, मछलियाँ उनके द्वारा सांस लेती हैं। कलोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। मतलब कि जो मछलियों के शरीर के अंदर जो कलोम होते हैं, मछलियाँ उनसे सांस लेती हैं। ये कलोम क्या करते हैं, जो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको उपयोग करने में भी इनकी सहायता करते हैं। मतलब ये देखिए दोस्तों, जल है जो हमारा H2O किससे मिलकर बना हुआ है, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, जो 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन का प्रयोग करने में इनकी मदद करेंगे। जो ये जो घुली हुई ऑक्सीजन है इसका प्रयोग करने में कौन मदद करते हैं, मछलियों के कलोम त्वचा से बाहर निकले होते हैं। कलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। मतलब क्या बता रहे हैं, ये जो कलोम है ये ऑक्सीजन ग्रहण करने में इनकी मदद करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन को। और क्या होता है, इन कलोम के अंदर, ये कलोम त्वचा के बाहर होते हैं, मतलब बाहर हिस्से के ऊपर ये कलोम होते हैं, और इनकी जो निगले हुए थे इनके अंदर रक्त की जो नलियाँ होती हैं वे ज़्यादा होती हैं, जिससे क्या होता है, गैसों के विनिमय में सहायता मिलती है। अब देखिए पादपों में शोषण कैसे होता है।
पादप अन्य जीवों की भांति जीवित रहने के लिए श्वसन ग्रहण करते हैं, मतलब कि श्वसन क्रिया का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या है, जैसे कि मनुष्य और जीव जंतु जो सांस लेते हैं, उसी तरह जो पेड़ पौधे हैं वे भी क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों हमें मतलब मैक्सिमम बच्चों को या हमें पता नहीं होता है, हम सोचते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो पौधे हैं वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन के दौरान। लेकिन ये ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं जब ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तब ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जब इनके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर छोड़ी गई ऑक्सीजन श्वसन के दौरान जो ग्रहण की गई ऑक्सीजन है उससे काफ़ी मात्रा में अधिक होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इस प्रकार बोलते हैं। तो देखिए अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या कहलाता है, श्वसन। जैसा कि हमने पढ़ा था, क्या कहलाता है, श्वसन। आगे देखिए, जीवों की प्रत्येक कोशिका निम्न में से कौन कौन से कार्य को संपादित करने में भूमिका निभाती है। तो क्या, पोषण, परिवहन, जनन। मतलब कोशिका पोषण भी करती हैं, परिवहन भी करती है और जनन भी। उपरोक्त सभी कार्य कौन करती है, हमारे शरीर की कोशिकाएं। कोशिकाएं किसे कहते हैं, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, बिल्कुल ठीक है। जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक मतलब काम करने वाली भी इकाई है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका ए और बी दोनों ठीक होंगे। जीव की सबसे बड़ी नहीं होती, ये सिर्फ छोटी इकाई है। आगे देखिए, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाता है। तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के अंदर विखंडित हो जाता है। तो इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ए और बी। मतलब इनके अकॉर्डिंग दोस्तों आंसर तो हमारा मतलब सभी होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों में विखंडित हो जाता है। ऊर्जा इसके अंदर मतलब विखंडित तो होता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, लेकिन ऊर्जा इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं। मतलब जो पौधे की पत्तियों में कार्बन जो श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं, इनके रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किस रूप में विखंडित होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्लूकोज का क्या बन जाएगा, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। हाँ, मतलब कि ये किस किस के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, एल्कोहल बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा। उपरोक्त से भी इसका क्या होगा आंसर। ऊर्जा श्वसन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर में अंदर लाना। बिल्कुल ठीक है, पहला क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर, हाँ, ऊर्जा श्वसन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड से शरीर को ऑक्सीजन को बाहर निकालना। सॉरी दोस्तों, इसका क्या होगा, सेकंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, वह कौन सी दर है, श्वसन दर। क्या है, श्वसन दर कि कितनी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की 15 से 18 और अगर व्यक्ति व्यायाम कर रहा हो तो कितनी होगी, 25। अंतः श्वसन क्या है, अंतः श्वसन है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना। तो क्या होगा इसका ए, ऑक्सीजन है जो उससे हमारे शरीर, उससे समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, बताइए, वक्ष गुहा के अंदर फेफड़े स्थित होते हैं। फेफड़ों के नीचे क्या होता है, डायाफ्राम। आगे देखिए, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल क्यों बनता है, क्या प्रक्रिया इसकी हमने बता दिया था। और दोस्तों इसका अवायवीय श्वसन भी आ सकता है। मतलब कि कई बार जो एग्जामिनर अगर एग्ज़ाम को हार्ड बनाने की कोशिश करे तो इसका लैक्टिक अम्ल की बजाय, मतलब जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं जिन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है उनको लैक्टिक अम्ल याद होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका जो मेन रीज़न क्या होता है, वो अवायवीय श्वसन होता है। मतलब कि जो हमारे जो कोशिकाएं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है। तो इसका ए और बी दोनों ठीक होंगे। हम किसके द्वारा वायु अंदर लेते हैं, किसके द्वारा, जो नथुन है हमारे, जो नाक है, नथुन द्वार, मतलब जो नाक के जो द्वार है उनके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद हमारी कहाँ चली जाती है, नासागुआ से कहाँ चली जाती है, नासागुआ से चली जाती है हमारी श्वास नली के अंदर। श्वास नली से सीधी फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन या श्वसन की जो गैस है वायु अंदर चली जाती है। जीव
जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं उन्हें क्या 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 कौन से जीव कहते हैं? अवायवीय जीव कहते हैं। ये एक कौन सा जीव है? ईस्ट। नासागुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है? तो देखिए, जब नासागुहा से वायु श्वास नली में प्रवेश करके किस में जाती है? फेफड़ों के अंदर चली जाती है। सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वास दर कितनी होती है? 15 से 18। कौन सी पेशीय परत वक्षगुहा को आधार प्रदान करती है? तो कौन सी करती है? डायाफ्राम पेशीय परत वक्षगुहा को आधार प्रदान करती है। किन जंतुओं की वक्षगुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं? हाथी, शेर, गाय, बकरी, सर्प, उपरोक्त सभी। मतलब ये जो सभी पक्षी हैं इनके हमारे शरीर की वक्षगुहा के अनुसार ही फेफड़े होते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनलियों के जाल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? श्वास प्रणाली। ये केवल कीटों के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा लेसन 10th जो जीवों में श्वसन। तो देखिए, इस प्रकार के कंटेंट देखने के लिए आपको पता ही लगा लिया होगा कि अगर आप मतलब किसी ऐसे अध्यापक से पढ़ रहे हैं जो आपको मतलब मोटा मोटा करवा रहे हैं, तो उससे आपका दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। इससे अगर आप एनसीईआरटी करेंगे तो इससे आपका मतलब हर टाइप के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। अगर एग्जामिनर कितने भी गहराई से पेपर क्यों ना बना ले, वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सब जो जितनी भी किताबें हैं उन सब की मतलब माँ मानी जाती है और इसके बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आ सकता। क्योंकि एग्जामिनर जब भी कोई भी पेपर बनाते हैं तो वह एनसीईआरटी को आधार मानकर ही पेपर बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और किसी तैयारी करने वाले दोस्त को मतलब साइंस से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम 6ठी क्लास से करवा रहे हैं। एज आपको 6th क्लास का छात्र समझकर एनसीईआरटी करवा रहे हैं। तो इससे आपकी जो साइंस का जो डर है या साइंस की जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल नहीं रहेगी दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।